हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कभी सोचा है कि आप, मैं, आपका फोन और आसमान का हर एक सितारा आखिर बने किस चीज से हैं? इन सब के पीछे ना एक सीक्रेट लैंग्वेज है, एक यूनिवर्सल कोड। और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए सीधा जंप करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ। हम सब रोज पानी पीते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं वाटर इज H2O। बहुत कॉमन है, राइट? लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? ये H क्या है, O क्या है और ये छोटा सा 2 यहां क्या कर रहा है? ये सिर्फ लेटर्स और नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये एक कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो केमिस्ट्री के, इनफैक्ट पूरे यूनिवर्स के काम करने के तरीके को अनलॉक कर देगी। तो यही है आज का हमारा मिशन, केमिस्ट्री के इस सीक्रेट कोड को क्रैक करना। और मजेदार बात यह है कि ये जो केमिकल फॉर्मूलाज है ना, ये एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो यहां अर्थ पर भी सेम है और कल को मार्स पर भी सेम ही होगी। ये किसी साइंटिस्ट ने बनाई नहीं, बल्कि डिस्कवर की है। ये तो नेचर की अपनी लैंग्वेज है। आप स्क्रीन पर देखो, H2O पानी जिसे हम पीते हैं, NaCl टेबल पर रखा हुआ नमक, CO2 वो गैस जो हम सांस छोड़ते वक्त निकालते हैं। ये सब इस कोड में लिखा है। ये अचानक से कितना सिंपल लगने लगा है ना? ये यूनिवर्स की एक रेसिपी बुक की तरह है। ये बताती है कि किन इंग्रेडिएंट्स को कितनी क्वांटिटी में मिलाना है ताकि हमारे आसपास की हर चीज बन सके। तो रेडी है इस रेसिपी बुक के पढ़ने पलटने के लिए? चलो कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। अब देखो, हर कोड के, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, है ना? तो इस यूनिवर्स की रेसिपी बुक को पढ़ने से पहले हमें इसके 2 सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ समझने होंगे। इन्हें एस्टैब्लिश किया था एंटोन लावोसियर और जोसेफ प्रूस जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद। ये केमिस्ट्री की नींव है, इसका फाउंडेशन है। ये 2 लॉज सुनने में बड़े सिंपल लगते हैं, बट ट्रस्ट मी, दे आर इनक्रेडिबली पावरफुल। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई भी चीज ना तो बनती है ना ही खत्म होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। और दूसरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये कहता है कि एक पर्टिकुलर चीज बनाने की जो रेसिपी है वो हमेशा हमेशा फिक्स्ड रहती है, यूनिवर्स में कहीं भी। इसका मतलब बहुत सिंपल है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक लकड़ी का टुकड़ा जलाते हो जिसका वेट है 1 किलोग्राम। जलने के बाद आपको क्या मिलता है? थोड़ी सी राख, राइट? शायद सिर्फ 50 ग्राम। तो बाकी का 950 ग्राम मास कहाँ गया? क्या वो गायब हो गया? बिल्कुल नहीं। वो मास धुएं में और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी अलग अलग गैसेस बनकर हवा में चला गया। अगर आप उस राख, धुएं और सारी गैसेस का टोटल वेट कर पाते तो वो एग्जैक्टली 1 किलोग्राम ही निकलता। कुछ भी गायब नहीं हुआ, बस फॉर्म बदल गया। और ये है दूसरा लॉ, सीधा उस इंसान के शब्दों में जिसने इसे दिया था, जोसेफ प्रोस्ट। ये लाइन केमिस्ट्री की गीता है, समझ लो। इसका मतलब है कि कोई भी प्योर कंपाउंड जैसे पानी, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका मास का रेशियो हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, सेम रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पानी आपके फिल्टर का है या कल को हमें मार्स पर मिल जाए। सारे इसके बारे में सोचो। आप पानी गंगा नदी से लो, अमेज़न के जंगल से लो या अपने घर के आरओ फिल्टर से निकालो। अगर आप उसे एनालाइज करोगे तो उसमें हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ठीक 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेगी बाय मास। ये रेशो कभी भी गलती से भी 1:7 या 1:9 नहीं हो सकता। रेसिपी इज फिक्स्ड, हमेशा। सेम चीज कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 3:8 होता है। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, एकदम परफेक्ट। ओके, तो हमने कोड के रूल्स तो सीख लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। पर सवाल ये है कि ये कोड लिखा किसके बारे में है? इस रेसिपी बुक के एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो चलिए अब मिलते हैं इस शो के असली सितारों से, हर चीज के अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक्स, एटम्स। एटम का आइडिया एक्चुअली कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले इंडिया में महर्षि कनाद ने परमाणु की बात की थी, यानी मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। लगभग उसी टाइम ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने उसे एटमॉस कहा, जिसका मतलब था अनकटेबल। लेकिन ये सब फिलॉसफी थी, एक सोच थी। असली साइंटिफिक प्रूफ एविडेंस के साथ बहुत सालों बाद 1808 में जॉन डॉल्टन नाम के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने दिया। डॉल्टन की थ्योरी एक रियल गेम चेंजर थी। इसने केमिस्ट्री को एक सॉलिड जमीन दी। उन्होंने कहा हर चीज एटम से बनी है। एक एलिमेंट जैसे प्योर सोना, उसके सारे एटम्स बिल्कुल एक जैसे होंगे, साइज में, मास में, हर चीज में। लेकिन सोने का एटम चांदी के एटम से अलग होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एटम सिंपल होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं, जैसे 1:2 या 2:3। इसीलिए पानी का फॉर्मूला H2O है, H2.307 जैसा अजीब सा नहीं। इस एक बात ने प्रूस्ट के लॉ को परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया।
ये एनालॉजी इस आइडिया को बिल्कुल आसानी से समझाती है। अपने आसपास देखो, आपका फोन, ये स्क्रीन, कुर्सी, हवा जिसमें आप सांस ले रहे हो, सब कुछ। जैसे एक पूरी बिल्डिंग लाखों ईंटों से बनती है, वैसे ही हर चीज आखिर में एटम्स से ही बनी है। अलग अलग तरह की ईंटों से अलग अलग दीवारें बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही अलग अलग तरह के एटम से अलग अलग चीजें बनती हैं। एटम्स रियलिटी के अल्टीमेट लेगो ब्लॉक्स हैं। ओके, तो अगर हर चीज एटम से बनी है और हर टाइप के एटम का एक यूनिक मास है, तो एक अकेले एटम को तोलोगे कैसे? वो इतना ज्यादा छोटा है कि आप एक पिन की नोक पर करोड़ों अरबों एटम्स फिट कर सकते हो। हम उसे देख तक नहीं सकते, तो तोलना तो बहुत दूर की बात है। ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप ऐसी चीज का वजन कैसे नापोगे जिसे आप देख भी नहीं सकते? ऐसी तो कोई तराजू बन ही नहीं सकती। तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही क्लेवर सोल्यूशन निकाला। उन्होंने सोचा, चलो इसका अकेले का मास नहीं नापते, इसका मास किसी दूसरी चीज के मुकाबले में नापते हैं, यानी रिलेटिव मास। इस एनालॉजी को आराम से समझो। सोचो आप एक फ्रूट सेलर हो जिसके पास वजन करने वाले बटखरे नहीं हैं। आप एक बड़ा सा तरबूज उठाते हो और कहते हो ये 12 यूनिट्स का है, बस मान लिया। फिर आप उसके 12 बराबर टुकड़े करते हो, तो अब हर टुकड़ा कितने का हुआ? 1 यूनिट का, राइट? अब आप इस एक टुकड़े को यूज करके बाकी सब कुछ तोल सकते हो। आप एक सेब तोलोगे, वो शायद 1 फ्रूट यूनिट के बराबर निकलेगा। एक संतरा तोलोगे, वो शायद 1.5 फ्रूट यूनिट का निकलेगा। सिंपल है ना? साइंटिस्ट ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने तरबूज की जगह एक स्टैंडर्ड एटम चुना, कार्बन 12, क्योंकि ये स्टेबल है और आसानी से मिल जाता है। उन्होंने कहा एक कार्बन 12 एटम का मास ठीक 12 यूनिट्स है, और इसका 1/12 हिस्सा यानी हमारे तरबूज का एक टुकड़ा बन गया 1 एटॉमिक मास यूनिट या ऊ। अब बाकी सारे एटम्स इसी यूनिट के हिसाब से तौले जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास लगभग 1 यू है और ऑक्सीजन का मास लगभग 16 यू है। अमेजिंग है ना? ऑलराइट, तो हम उस पल में पहुंच गए हैं जिसका हम सबको इंतजार था। हमने रेसिपी बुक के रूल सीख लिए हैं, हम इंग्रेडिएंट्स यानी एटम्स से मिल चुके हैं, और हमने उन्हें तोलना भी सीख लिया है। अब टाइम है शेफ बनने का, टाइम है खुद कोड लिखने का। चलो केमिकल फॉर्मूलाज लिखना सीखते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए जो एक सबसे जरूरी चीज है वो है वैलेंसी। सिंपल भाषा में ये एक एलिमेंट की जुड़ने की ताकत है, उसकी कंबाइनिंग पावर। इसे ऐसे सोचो जैसे एक एटम के हाथ या आर्म्स हैं। हर एटम के पास एक फिक्स नंबर ऑफ आर्म्स होते हैं जिससे वो दूसरे एटम्स को पकड़कर बॉन्ड बनाता है। यही आर्म्स डिसाइड करते हैं कि एक एटम कितने दूसरे एटम से जुड़ सकता है। ये एनालॉजी देखो कितनी बढ़िया है। इमेजिन करो एक ऑक्टोपस है जिसके 8 हाथ हैं और उसे इंसानों को पकड़ना है जिनके 2 हाथ होते हैं। तो सारे हाथों को बिजी करने के लिए एक ऑक्टोपस को कितने इंसान चाहिए होंगे? सोचो, 8 आर्म्स को लॉक करना है, हर इंसान 2 दे सकता है। बिल्कुल सही, 4 इंसान। तो हमारा एक इमेजिनरी फॉर्मूला बनेगा ऑक्टोपस इज टू ह्यूमन 4। एटम्स में बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है। वो हमेशा अपने सारे आर्म्स को यूज करके स्टेबल होना चाहते हैं। ये रही कुछ कॉमन एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसी, यानी उनके नंबर ऑफ आर्म्स की एक झलक। जैसे इस टेबल में देखो, सोडियम के पास 1 आर्म है, मैग्नीशियम के पास 2 और एल्यूमिनियम के पास 3। वहीं दूसरी तरफ क्लोरीन के पास 1 आर्म है और ऑक्सीजन के पास 2। यही नंबर्स उनकी कंबाइनिंग पावर हैं, और इन्हीं नंबर से हम अब फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला बनाते कैसे हैं? एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, द क्रिस क्रॉस मेथड। मान लो हमें मैग्नीशियम और क्लोरीन को जोड़कर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है। स्टेप 1, उनके सिंबल्स लिखो, Mg और Cl। स्टेप 2, उनके नीचे उनकी वैलेंसीज लिखो, Mg के नीचे 2, Cl के नीचे 1। स्टेप 3, अब बस इन नंबर्स को क्रिस क्रॉस कर दो। Mg को Cl की वैलेंसी यानी 1 मिल जाती है और Cl को Mg की वैलेंसी यानी 2 मिल जाती है। तो फॉर्मूला बन गया Mg1Cl2, जिसे हम सिंपली MgCl2 लिखते हैं। इतना आसान। चलो एक और करते हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। Al की वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन की 2। क्रिस क्रॉस करो, क्या बना फॉर्मूला? Al2O3। बढ़िया, अब आप यूनिवर्स की लैंग्वेज लिख रहे हो। तो हमने कोड को क्रैक कर लिया है। एटम्स, वैलेंसी, फॉर्मूलाज, हमने कोड लिखना भी सीख लिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, इन सब से फर्क क्या पड़ता है? ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इससे हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है? बात यह है कि ये कोड सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये क्रिएशन की लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को समझकर ही साइंटिस्ट्स लाइफ सेविंग मेडिसिन्स डिजाइन करते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन से एटम्स को किस तरह से जोड़ना है ताकि एक खास बीमारी से लड़ा जा सके। इंजीनियर्स इसी कोड को यूज करके मजबूत और हल्के मटेरियल्स बनाते हैं, जैसे आपके फोन की स्क्रीन या एयरप्लेन्स की बॉडी,
ये कोड प्रोग्रेस और इनोवेशन की लैंग्वेज है। तो अगली बार जब आप पानी का ग्लास उठाओ या अपने खाने पर नमक डालो तो एक सेकंड के लिए सोचना, H2O, NaCl। अब आपको पता है इसका मतलब क्या है। 2 हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम से जुड़े हैं, या एक सोडियम एटम एक क्लोरीन एटम से जुड़ा है। अब आप इस कोड को पढ़ना जानते हो। अपने आसपास देखो, हर चीज के पीछे एक कोड है। बस एक्सप्लोर करते रहो, सवाल पूछते रहो और क्यूरियस बने रहो। मिलते हैं